अध्याय 13 हम बीमार क्यों पड़ते हैं। आज इस अध्याय का उपपाठ पुनरावृत्ति हम लोग पढ़ेंगे, यानी आज तक हम लोग इस पाठ का जो भी पढ़े हैं उसको संक्षिप्त में दोबारा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं स्वास्थ्य व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जीवन की एक समग्र समन्वित अवस्था है। स्वास्थ्य वो अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से किया जा सके, यानी कि हमारा जो स्वाभाविक काम है वो अगर उचित क्षमता द्वारा हम कर पा रहे हैं तो हम कहेंगे हम स्वस्थ हैं। और हमारे स्वास्थ्य में हमारा शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों अवस्था का अच्छे रूप से होना शामिल है। इसके बाद हम देख रहे हैं किसी का स्वास्थ्य उसके भौतिक पर्यावरण तथा आर्थिक अवस्था पर निर्भर करता है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक परिस्थितियां हैं स्वच्छ भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण, संतुलित आहार, साफ पीने की पानी और अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार के अवसर। इसके बाद हम देख रहे हैं रोगों की अवधि के आधार पर इसे तीव्र तथा दीर्घकालिक दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। हम कितना देर या कितना दिन तक हम बीमार रहते हैं उस अवधि के आधार पे हम रोगों को दो प्रकार में विभाजित करते हैं। जो कुछ कम समय के लिए हम बीमार रहते हैं ऐसे रोगों को हम कहते हैं तीव्र रोग, और जो हमें बहुत दिन तक बीमार रखता है उसे हम कहते हैं दीर्घकालिक रोग। तीव्र रोग ये रोग जो कम समय के लिए होते हैं जैसे कि सर्दी, जुकाम, और दीर्घकालिक रोग जो अधिक समय तक चलने वाले रोगों को हम दीर्घकालिक रोग कह रहे हैं, जैसे कि क्षय रोग, टीबी, फीलपाव आदि। अब हम लोग देख रहे हैं रोग के कारक। सभी रोगों के तात्कालिक तथा सहायक कारण होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक बच्चा दूषित पानी पीने से बीमार हो गया। ये जो दूषित पानी उसके लिए तात्कालिक कारण हो गया, लेकिन उस बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होना, उसको हो सकता है कोई आनुवंशिकी बीमारी हो जिसके चलते वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ता है, या वहाँ का जो सामुदायिक व्यवस्था है जिसमें पीने के पानी आता है वो पीने के पानी दूषित आती है। हो सकता है बच्चे का आर्थिक अवस्था ठीक नहीं जिसके चलते वो संतुलित भोजन नहीं कर पाता, जिसके चलते उसका शरीर का प्रतिरक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है। ये सारे कारणें जो है उसके सहायक कारण हो गए, और दूषित पानी में जो सूक्ष्मजीव मौजूद थे वो उस बीमारी का तात्कालिक कारण हो गए। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे रोग फैलते हैं। यहाँ उदाहरण स्वरूप लिया गया है कि मल, एक संक्रमित व्यक्ति के मल में कुछ सूक्ष्मजीव रहते हैं जो पहुँचता है एक स्वस्थ व्यक्ति के पास। किन किन तरीके से पहुँचता है? ये पानी के माध्यम से, हमारे गंदे हाथों के माध्यम से, मक्खियों के माध्यम से, या हम देख रहे हैं कि बाढ़ आता है उस समय भी पहुंच रहा है, या हम जब खेत में काम करते हैं मिट्टी को छूते हैं उस समय भी वो मेरे हाथ में आता है। ऐसे में हमें क्या क्या करना चाहिए? जल स्रोत को सुरक्षित करना है, खाना खाने से पहले हाथ धोना है, और मक्खी या कीड़े मकोड़े नहीं बैठे इसलिए खाना को ढक के रखना है, मक्खी ज़्यादा ना पनपे इसलिए हमारे आस पड़ोस के गंदगी को साफ रखना है, पानी का जमाव नहीं होने देना है। इसके बाद हम देख रहे हैं खेत में काम करने से समय हम क्या करें कि उसमें जो भी फल सब्जी हम उठा के ले आए उसको धो के ही इस्तेमाल करें, और खुले में शौच ना करें, खुले में मलत्याग ना करें। और बाढ़ के समय की समस्या को निपटने के लिए हम उचित जल निकासी की व्यवस्था करें, और जो जल आता है बरसात के दिनों में पीने का पानी सामुदायिक व्यवस्था से, उस पानी को हम क्या करें? उबाल के पिए या जल का उपचार करें, यानी कि सामुदायिक व्यवस्था से जहाँ जल का सप्लाई होता है उस टंकी में हम इस तरह का व्यवस्था करें कि जो भी जीवाणु या सूक्ष्म जीव है वो मर जाए। अब अगला है रोग के कारक संक्रामक अथवा असंक्रामक हो सकते हैं। संक्रामक रोग क्या है? रोगाणु या सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले रोगों को संक्रामक कहते हैं। ऐसे रोग संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलते हैं।
संक्रामक रोग उत्पन्न करने वाले विभिन्न कारक हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ और कृमि। असंक्रामक रोग, ये रोग पीड़ित व्यक्ति तक ही सीमित रहते हैं, अन्य व्यक्तियों में नहीं फैलते हैं, जैसे हृदय रोग, एलर्जी। असंक्रामक रोग होने का कारण है कि हमारे शरीर में कोई अंग तंत्र का खराब होना, या हमारे आसपास में या हमारे भोजन में कोई संतुलित भोजन नहीं मिल रहा है, भोजन में कोई पोषक तत्व का कमी होना, या कोई आनुवंशिक कारण होना, इन सब कारणों से असंक्रामक रोग होते हैं। इसके बाद पेप्टिक व्रण तथा नोबेल पुरस्कार, यानी कि इसे हम लोग पेप्टिक अल्सर भी कहते हैं, जो हमारे पाकस्थली में यानी कि पेट में होता है। तो इसका कारण सबसे पहले हम लोग सोचते थे कि बहुत देर तक भूखे रहना या खाना में अनियमितता करने के चलते ये होता है, और ये कभी ठीक नहीं होगा। लेकिन 2 ऑस्ट्रेलिया वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि एक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी पेप्टिक व्रण का कारण है, यानी कि पेप्टिक अल्सर का कारण है। इस खोज के लिए मार्शल तथा बारेन को, जो चित्र में हम देख पा रहे हैं, मार्शल तथा बारेन को शरीर क्रिया विज्ञान तथा औषधि के लिए सन 2005 में संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। संक्रामक कारक जीवों के विभिन्न वर्ग से हो सकते हैं। ये एक कोशिक सूक्ष्मजीव अथवा बहुकोशिक हो सकते हैं। तो हम संक्रामक बीमारी देखें जो सूक्ष्मजीव द्वारा या कारक के द्वारा फैलते हैं स्वस्थ व्यक्ति तक, बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक। यहाँ पे जो कारक है संक्रामक कारक, ये अलग अलग वर्ग से हो सकते हैं, जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या कृमि जनित। तो विषाणु से होने वाले कुछ आम बीमारियां हैं सर्दी, जुकाम, चेचक, एड्स, इन्फ्लुएंजा आदि। जीवाणु से होने वाली कुछ आम बीमारियां हैं हैजा, खसरा, क्षय रोग, एंथ्रेक्स, टिटेनस आदि। कवक से होने वाले दाद या कुछ त्वचा के संक्रमण। प्रोटोजोआ से होने वाले मलेरिया, कालाजार, अमीबिया पेचिस आदि। कृमि जनित रोग से होने वाले फील पाँव, जिसे हम फाइलेरिया भी कहते हैं। इसके बाद हम देख रहे हैं रोग का उपचार उसके कारक रोगाणु के वर्ग के आधार पर किया जाता है, यानी कि एक एक वर्ग का जो भी जीव है जो संक्रामक कारक है, उसका अपना जीवन का तरीका है। उसके कोशिकाओं में जो भी अभिक्रियाएं होती है, जैविक क्रियाएं होती है, वो अलग अलग श्रेणी के होती है। तो उस हिसाब से हम उस कारक को मारने के लिए भी हमें अलग अलग रास्ता अपनाना पड़ता है। ऐसे में हम जान रहे हैं एंटीबायोटिक नाम का एक पदार्थ को। एंटीबायोटिक वो रासायनिक पदार्थ है जो सूक्ष्म जीव, जीवाणु, कवक या मोल्ड के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं और जो जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं और उन्हें मार देते हैं, जैसे पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन आदि। बहुत से जीवाणु अपनी सुरक्षा के लिए एक कोशिका भित्ति बना लेते हैं। एंटीबायोटिक कोशिका भित्ति की प्रक्रिया को रोक देते हैं और जीवाणु मर जाता है। पेनिसिलिन जीवाणु की कई स्पीसीज में कोशिका भित्ति बनाने की प्रक्रिया को रोक देता है और उन सभी स्पीसीज को मारने के लिए प्रभावकारी है। अब हम देख रहे हैं कि संक्रामक कारक वायु, जल, शारीरिक संपर्क अथवा रोग वाहक द्वारा फैलते हैं। तो ये विभिन्न तरीके हैं जिसके माध्यम से हम देख रहे हैं रोग फैल रहा है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि शारीरिक संपर्क से, हाथ मिलाने से या छूने से या लैंगिक संपर्क से। फिर हम देख रहे हैं वायु द्वारा खांसने, छींकने से बूंदक के रूप में वो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच रहा है। ठीक उसी तरह से संक्रमित भोजन या पानी के माध्यम से वो पहुंच रहा है स्वस्थ व्यक्ति तक। फिर कीट पतंगों, मच्छर या कीट पतंगों जैसे वाहक, रोगों के वाहक द्वारा भी जो संक्रामक कारक है वो संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच रहा है। ठीक उसी तरह से रेबीज से संक्रमित पशु जो है वो भी क्या कर रहा है, रेबीज का जो सूक्ष्म जीव है, वो जो विषाणु है, उसको काटने के माध्यम से वो फैला रहा है स्वस्थ व्यक्ति तक। इसके बाद हम देख रहे हैं अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति। रोगाणु विभिन्न माध्यमों से शरीर में प्रवेश करते हैं। किसी उत्तक या अंग में संक्रमण उसके शरीर में प्रवेश के स्थान पर निर्भर करता है। यदि रोगाणु वायु के द्वारा नाक में प्रवेश करता है तो संक्रमण फेफड़ों में होता है।
जैसे कि क्षय रोग, टीबी में। यदि रोगाणु मुंह से प्रवेश करता है तो संक्रमण आहार नाल में होता है, जैसे कि खसरा का रोगाणु आहार नाल में और हेपेटाइटिस का रोगाणु यकृत में संक्रमण करता है। विषाणु जनन अंगों में प्रवेश करता है, लेकिन पूरे शरीर की लसिका ग्रंथियों में फैल जाता है और शरीर के प्रतिरक्षी संस्थान को हानि पहुंचाता है। इसी तरह मलेरिया का रोगाणु त्वचा के द्वारा प्रवेश करता है, जैसे मच्छर काटने से ये त्वचा के माध्यम से प्रवेश करता है, रक्त की लाल रुधिर कोशिकाओं को नष्ट करता है तथा यकृत की कोशिकाओं को भी नष्ट करता है। इसी प्रकार जापानी मस्तिष्क ज्वर का विषाणु मच्छर के काटने से त्वचा से प्रवेश करता है और मस्तिष्क को संक्रमित करता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ बीमारियां जो है वो उत्तक विशिष्ट है, यानी कि कुछ खास उत्तक में जाके ही वो अपना संक्रमण करेगा या उसको क्षति पहुंचाएगा। अब हम देख रहे हैं रोगों का निवारण सफल उपचार की अपेक्षा अच्छा है। तो पहले तो हम निवारण करना चाहिए और निवारण नहीं होता है तो हमें उपचार करना पड़ेगा। तो उपचार दो प्रकार से किए जाते हैं। एक होता है लक्षण के आधार पे, एक होता है रोगाणु यानी कि संक्रामक कारक जो है, संक्रामक कारक को मारने के लिए। तो पहला जो है रोग के लक्षण को कम करने के लिए उपचार। पहले दवाई रोग के लक्षण दूर और कम करने के लिए दी जाती है, जैसे कि बुखार, दर्द या दस्त आदि। हम आराम करके भी ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं जो हमारे स्वस्थ होने में सहायक होगी। दूसरा, रोगाणु को मारने के लिए उपचार। रोगाणु को मारने के लिए एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। उदाहरण, मलेरिया परजीवी को मारने के लिए सिंकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त कुनैन का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं रोग निवारण के सिद्धांत। रोगों के निवारण के लिए दो विधियां हैं। सामान्य विधियां, रोगों को निवारण करने की सामान्य विधि रोगी से दूर करना है, यानी कि जो रोगी से स्वस्थ व्यक्ति को दूरी रखना, रोगी को अलग रखना। वायु से फैलने वाले संक्रमण या रोगों से बचने के लिए हमें भीड़ वाले स्थान पर नहीं जाना चाहिए। पानी से फैलने वाले रोगों से बचने के लिए पीने से पहले पानी को उबालना चाहिए। और इसी प्रकार रोग वाहक सूक्ष्मजीव द्वारा फैलने वाले रोगों जैसे मलेरिया से बचने के लिए अपने आवास के पास मच्छरों को पनपने नहीं देना चाहिए। और संक्रामक रोगों का निवारण जन स्वास्थ्य स्वच्छता विधियों द्वारा किया जा सकता है, जिससे संक्रामक कारक कम हो जाते हैं। और रोग विशिष्ट विधियां भी है। रोगों के रोकथाम का उचित उपाय है प्रतिरक्षीकरण या टीकाकरण। इस विधि से रोगाणु स्वस्थ व्यक्ति में के शरीर में डाल दिए जाते हैं। रोगाणु के प्रवेश करते ही प्रतिरक्षा तंत्र धोखे में आ जाते हैं और उस रोगाणु से लड़ने वाली विशिष्ट कोशिकाओं का उत्पादन आरंभ कर दिया जाता है। ये रोगाणु जो है, यानी कि जो कारक है संक्रामक कारक, इसको थोड़ा सा कमज़ोर करके या उसको मार के या उसको कम संख्या में शरीर में प्रवेश कराया जाता है, ताकि शरीर उसके विरुद्ध जो है विशिष्ट कोशिकाओं का उत्पादन प्रारंभ कर दे। इस प्रकार रोगाणु को मारने वाली विशिष्ट कोशिकाएं शरीर में पहले से ही निर्मित हो जाती है और जब रोग का रोगाणु वास्तव में शरीर में प्रवेश करता है तो रोगाणु से ये विशिष्ट कोशिकाएं लड़ती है और उसे मार देती है। जैसे उदाहरण स्वरूप टेटनस, डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक, क्षय रोग के लिए टीके उपलब्ध हैं। बच्चों को डीपीटी का टीका डिप्थीरिया, कुकुर खांसी और टेटनस के लिए दिया जाता है। संक्रामक रोगों के निवारण को प्रभावशाली बनाने के लिए आवश्यक है कि सार्वजनिक स्वच्छता तथा टीकाकरण की सुविधा सभी को उपलब्ध हो। इसी सिलसिले में हम लोग बात करते प्रतिरक्षा का या प्रतिरक्षा व्यवस्था का, जो हमारे शरीर में होते हैं। जब रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र पर पहली बार आक्रमण करते हैं तो प्रतिरक्षा तंत्र रोगाणुओं की प्रतिक्रिया करता है और फिर इसका विशिष्ट रूप से स्मरण कर लेता है। इस प्रकार जब वही रोगाणु या उससे मिलता जुलता रोगाणु संपर्क में आता है तो हमारा शरीर या हमारा शरीर का प्रतिरक्षा व्यवस्था पूरी शक्ति से उसे नष्ट कर देता है। इससे पहले संक्रमण की अपेक्षा दूसरा संक्रमण शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। ये प्रतिरक्षाकरण के नियम का आधार है।